अभी तक हमने कोरिलेशन स्टडी किया, फिर उसके बाद रिग्रेशन को स्टडी किया। और रिग्रेशन में हमने देखा कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज टू अंडरस्टैंड द लीनियर रिग्रेशन। और उस लीनियर रिग्रेशन में भी हमने लीस्ट स्क्वायर लीनियर रिग्रेशन को स्टडी किया है। अब जैसा मैंने पहले ही बताया था कि पॉइंट एस्टिमेट्स जो है सैम्पल से जो हमें हासिल होते हैं पॉइंट एस्टिमेट, they are usually not robust kind of predictor about the population parameters. तो सैम्पल स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं उनके लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है उसको बिल्ड करते हैं। तो रिग्रेशन में भी ऐसा ही है। रिग्रेशन में हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो पॉइंट एस्टिमेट है जो हमें सैम्पल के डाटा के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। अब क्या पॉपुलेशन में भी ऐसे ही रिलेशनशिप वेरिएबल्स में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, इसके लिए हमें फिर एक प्रिडिक्शन इंटरवल जो है वो बिल्ड करना पड़ता है। बट रिग्रेशन में इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट because a lot of concepts get involved. First of all, you need to know what are different types of errors or variations, and you can also call them deviations. And then how these deviations play a role in basically producing an error in the regression equation. And based upon that statistical error, हम एक कॉन्फिडेंस इंटरवल को रिग्रेशन में कैसे प्रिडिक्शन इंटरवल के तौर पे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमने क्लास में भी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन वंस अगेन वी विल डिस्कस द टोटल वेरिएशन और द टोटल डेविएशन which is actually divided into two parts. First is called explained deviation, the other one is called unexplained deviation. तो हमारा जो रिग्रेशन मॉडल है, जो हम रिग्रेशन लाइन बिल्ड करते हैं और उस लाइन की डिस्टेंस जो है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं, वो हमें टोटल डेविएशन के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है, एक अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है। तो बेसिकली हमारी टोटल वेरिएशन ही दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो अगर हम बात करें एक्सप्लेन्ड डेविएशन की, तो वाई कैप माइनस वाई बार। अब वाई बार जो है, if you remember, this was the mean of sample scores for y variable, and y cap is basically the estimated scores through the regression line. तो regression line जो है वो हमें a plus bx से y cap के scores देती है। तो किसी भी predicted observed x value के अगेंस्ट आप प्रिडिक्टेड जो y वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिग्रेशन इक्वेशन। तो इस y कैप और इससे कॉरेस्पॉन्डिंग y बार यानी कि मीन ऑफ द y जो है उसकी जो डिफरेंस है उसको हम एक्सप्लेन डेविएशन कहते हैं। ये वो डेविएशन है जो कि हमारा मॉडल एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, यू कैन लुक फ्रॉम हियर दैट हम y कैप जो है अपने मॉडल में जो है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये वो डेविएशन है जो हमारा मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन हमारा मॉडल टोटल डेविएशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता, उसका एक हिस्सा हमारा मॉडल मिस कर रहा होता है जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड डेविएशन बोलते हैं। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन y cap and y, the observed value of y, and then the y cap, which is the predicted value of y through the regression model. तो इसको आप यहाँ पे graphically भी देख सकते हैं that there is a total deviation which is divided into two parts. One is explained deviation, which is the difference between the mean y and the predicted value of y. And then there is unexplained deviation, which is the difference between the mean and the observed value of y. So this is the observed value of y, this is the mean value of y, and this is basically the, this is the y cap. Let me rewrite here. And this is the mean of y, and these are the values that we actually compare to explain the deviations. Now, why these deviations are important? Because they let us know that what is the overall deviation from the model of the data. So if the data that we are going to predict in relation to an independent or dependent variable, right? So if we say that x has an impact on y, so how much we can understand that impact or estimate that impact?
There's a part of that impact that we can estimate through a regression model, but there is another part which we can call error, because our regression model does not actually counter for that. So that is the unexplained part. That is the unexplained variation in the model that we cannot explain. So these are the three different types of variations that you need to understand. Basically, there are only two, but again, if you sum them up, there is a total variation. And since from the very early chapters, you understand that deviations around the mean, they cancel out each other. So in order to come up with a solution that do not result in zero, we square the deviations. So we actually square all the deviations, and we take the sum of these, which is called the sum of squares. So sum of squares is a very peculiar idea which you need to understand, because this is used in regression. This is also used in ANOVA, which is called analysis of variation, and that we will look into later on. So R square is the coefficient of determination. This coefficient of determination is the ratio of explained variation. This is the ratio of explained, not the total variation, but explained variation to the total variation. So this tells us that how much the model is explaining out of total variation. For example, if the value is like 69.1, that explains that about 69.1% of the variation can be explained by the model, right? And what about the other 30.9%? That is the unexplained variation, which the model cannot estimate from this particular set of data, right? Now, if you remember, you used to calculate the coefficient of correlation, and that was R. Pearson's correlation coefficient was R. अगर आप उसी R का स्क्वायर ले लें तो that becomes R square, तो उसकी यही वैल्यू आएगी, ठीक है? तो R जो है उसको हम स्क्वायर कर लेंगे तो फिर वो R स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप टोटल वेरिएशन को कैलकुलेट करें और एक्सप्लेन वेरिएशन को कैलकुलेट करें, पिछली स्लाइड पे जिनके ये फॉर्मूला भी दिए हुए हैं, और उनको कैलकुलेट करने के बाद आर स्क्वायर जो है इन दो वेरिएशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी। ओके, सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट? Remember, most of the models and statistics, they use your observed values and they minus them from the mean values or the expected values, right? And then they divide that on error, which is usually the standard error of estimate. This is the error which happens when we try to estimate something because we are not totally 100% sure. And the reason for that is because we are taking a sample. And while constructing the sample distribution, we are unable to actually incorporate all the characteristics of the population because they do not exist completely within that set of sample that we have collected. Okay. So the standard error of estimate is the standard deviation of the observed y values about the predicted y values. So we have observed values, but those observed values, they actually fall around the predicted y values. So on this line, you have predicted y values, and then you have your individual y values that are observed in the data set. Okay. So the standard deviation of all these values around this predicted set of values is what we call the standard error. And this is how you calculate it. And you can also see there is a degrees of freedom in the denominator, which is n minus 2. That is the degree of freedom that we use for correlation and regression. And why n minus 2? Because there are two variants. This is bivariant analysis, which means there are there are two variables included in the model, independent and dependent variable. All right. So the closer the observed y values are to the predicted y values, the smaller the standard error of estimate. अब ये जो हमारी observed values हैं, ये जितनी नज़दीक होंगी हमारी predicted values के, उतना कम होगा हमारा standard error. अगर ये सारी की सारी observed values इस predicted line के ऊपर fall करें, तो हमारा standard error of estimate कितना होगा? 0. ठीक है, क्योंकि हमारे y observed values में और हमारी predicted values में कोई difference ही नहीं होगा.
तो जब डिफरेंस जीरो होगा उसका स्क्वायर भी जीरो होगा, एंड जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारा स्टैंडर्ड एरर जो है वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे ही ये वैल्यूज डिविएट करती हैं फ्रॉम द प्रेडिक्टेड लाइन, तो हमारा स्टैंडर्ड एरर जो है वो स्टार्ट होता है बढ़ना, और जितना वो दूर होंगी प्रेडिक्टेड लाइन से उतने ही ज़्यादा एस्टिमेशन में एरर ज़्यादा होगा। इसीलिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, स्कैटर प्लॉट। और अगर हमें स्कैटर प्लॉट में लगे कि फॉर एग्जांपल डाटा सेट जो है उसमें कोई खास ट्रेंड नज़र नहीं आता, तो दैट मीन्स कि हम मीनिंगफुल नहीं समझते रिग्रेशन को वहाँ पे अप्लाई करने का, क्योंकि कोरिलेशन हम पहले ही कैलकुलेट करते हैं। दिस इज व्हाई वी एक्चुअली कैलकुलेट द कोरिलेशन बिफोर रिग्रेशन। अगर तो एक अच्छी कोरिलेशन है, दैट मीन्स कि लाइन के नज़दीक कोई लीनियर ट्रेंड जो है नज़र आ रहा है आपको, तो फिर हम जो है रिग्रेशन रन करते हैं। उसमें रिग्रेशन में फिर वेरिएशन जो है वो हमारा मॉडल इतनी एक्सप्लेन कर देता है कि हमें कुछ ना कुछ एस्टिमेशन में हेल्प होती है। तो ये ओवरऑल आपकी रिग्रेशन इक्वेशन, आपकी जो सम ऑफ स्क्वेयर्स है, उसके बाद जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है, यहाँ पे आपके सामने इसको एक जगह पे सम अप कर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसमें आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन प्रोवाइड की गई है। उसमें आपके पास y cap, which is the predicted value of y, is equal to 1.2x. 1.2 here is the slope of the line of regression line. X are the predicted values of x minus 3.8, which is y intercept. Hence, x values, y values available हैं आपके पास। आप जो है अपनी सम ऑफ स्क्वेयर्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे? अपनी इंडिविजुअल y वैल्यूज को प्रिडिक्टेड y वैल्यूज में से माइनस करेंगे, फिर उनका स्क्वायर लेंगे, उसका टर्म सम करेंगे, तो आपके पास अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन आ जाएगी। ऑलराइट, so this is the sum of squares or unexplained variation that we use in this formula to calculate the standard error of estimate. इसको n-2 पे डिवाइड करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे, since we have 5 coordinated pairs of data values. So 5 minus 2 is equal to 3. 0.4 divided by 3 is equal to 36.5%. So this 36.5% is the unexplained variation or the error, which can also be called standard error of estimate that exists in our regression equation. Okay, so here's another regression equation जो कि आपके सामने स्टैंडर्ड एरर को यूज किया गया है और इसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, तो इस तरह से आपने नोट करना है। एक चीज़ यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा आपको कि जब हमारे पास वाई और वाई की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ दूर-दूर होती हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, जो कि आपको इस टेबल में नज़र आ रहा होगा। आप देखें कि वैल्यूज़ में ज़्यादा फ़र्क है काफ़ी पिछले क्वेश्चन से, तो आपका जो स्टैंडर्ड एरर है वो उतना ही ज़्यादा होता है। तो पीछे आपने देखा कि कुछ परसेंटेजेस थी यहाँ पे आपको, दैट इज़ मोर देन 100%, सो दिस इज़ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। ठीक है? तो इसको आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टूडेंट टेस्ट स्कोर फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स ऑफ टीवी वॉच इज अबाउट 8.11। सो जो भी हमारा प्रिडिक्टेड रिजल्ट होगा, फॉर एग्जांपल हम कोई भी रिजल्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं 10 आवर्स, तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें हम ऐड कर सकते हैं 10 प्लस माइनस 8.11। तो इससे हमारा प्रिडिक्टेड इंटरवल बिल्ड हो सकता है यूजिंग कि हमारे पास कोई ना कोई कॉन्फिडेंस लेवल हो जिस पे हम उस कॉन्फिडेंस इंटरवल को बिल्ड करें। लेकिन अगर सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें तो इसमें इतनी वेरिएशन आ सकती है। दैट मीन्स द टीवी वॉचिंग स्कोर कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव अराउंड 2 आवर्स टू अराउंड 18.11 आवर्स। ओके, सो यहाँ तक जो है ये वेरिएशन हो सकती है। सो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम अपने जो प्रिडिक्शन इंटरवल्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं। और आपको पता है इंटरवल जो होता है वो एक वैल्यू नहीं होती, उसमें वी हैव अ लोअर एंड एंड वी हैव एन अपर एंड। तो हमारी जो वाई कैप है, जो प्रिडिक्टेड वाई की वैल्यूज हैं, उनमें अगर हम एस्टिमेटेड एरर जो है, स्टैंडर्ड एरर जो हमारी डेविएशन है, ठीक है, उसको यहाँ पे एक खास इंटरवल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। आपको याद होगा कि जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो क्रिएट करते थे, उसमें हम कोई ना कोई अल्फा वैल्यू यूज़ करते थे, सिग्निफिकेंस वैल्यू यूज़ करते थे। तो बिकॉज़ वो सिग्निफिकेंस वैल्यू यूज़ करना ज़रूरी है उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए जो टेस्ट हम रन करेंगे। हम कोरिलेशन और रिग्रेशन के लिए टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो एरर ऑफ एस्टिमेट जो हम इस्तेमाल करेंगे प्रेडिक्शन इंटरवल्स के लिए,
ये उसका फॉर्मूला है जिसमें हम टी टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, टी की वैल्यू को स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला है उसके मॉडिफाइड वर्जन के साथ, जो कि इस ओवरऑल रिग्रेशन के एरर को एस्टिमेट करता है, यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे वही वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं जो कि हमारे डाटा के अंदर मौजूद हैं। एक्सी वैल्यूज़ हैं, हर एक्सी वैल्यू जो है उसको आप मीन में से माइनस करते हैं, उसको स्क्वायर करते हैं, नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज़ यानी कि सैंपल साइज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर समेशन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, उसमें ऐड करते हैं 1 बाय एन, एक बटा जो आपका सैंपल का साइज़ होता है प्लस 1, इसका अंडर रूट लेते हैं। द पॉइंट एस्टिमेट इज़ वाई बार and the margin of error. So this is our margin of error in the confidence interval. ठीक है? The probability that the prediction interval contains y is c. So c जो है ये हमारे पास क्या है जी? Probability. किस चीज़ की probability? Prediction interval की probability. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये मार्जिन ऑफ एरर जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको अपनी प्रिडिक्टेड वैल्यू में से माइनस करते हैं और प्रिडिक्टेड वैल्यू में ऐड करते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्ड हो जाता है। और उस कॉन्फिडेंस इंटरवल का फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि हम सिर्फ एक पॉइंट एस्टीमेट नहीं देते, हम एक इंटरवल देते हैं, ठीक है? जिस इंटरवल के दरमियान में हमारा एक पॉइंट एस्टीमेट भी फॉल कर रहा होता है, लेकिन उस इंटरवल का फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन जो भी वैल्यूज़ हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है, अगर 95% कॉन्फिडेंस के लिए हमने इसको बिल्ड किया है, तो हमारा ये स्टैटिस्टिकली एक अजम्पशन होगी कि 95 टाइम्स आउट ऑफ 100 आपकी जो प्रेडिक्टेड रिग्रेशन की वैल्यूज हैं वो उस इंटरवल में फॉल करेंगी। सो यू विल हैव ओनली 5 एरर्स एंड 95% ऑफ द टाइम यू विल बी ओके विद दिस रिग्रेशन मॉडल। ओके, सो ये फॉर्मूलाज थे इसके। फिर ये एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज हैं और आपको रिग्रेशन इक्वेशन भी कैलकुलेट करके दी गई है। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको सिर्फ वाई और एक्स का जो है वो डेटा चाहिए होगा, तो ये आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट भी कैलकुलेट किया गया है, ये भी आपने कैलकुलेट किया है पीछे 8.11 जो कि उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन थी। So this is the standard deviation around the predicted values. Then construct a 95% prediction interval for the test score when 4 hours of TV are watched. So हमने किसके लिए ये प्रिडिक्ट करना है? 4 hours के लिए। So इस रिग्रेशन इक्वेशन में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने देख ली 10-2, क्योंकि 12 हमारे पास टोटल पेयर्स थे, तो उनमें से 2 माइनस करें तो 10 हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाती हैं। उसके बाद y cap is equal to 4.07 multiplied by 4 plus 93.97 and that is 77.69। और क्रिटिकल वैल्यू t के टेबल से हमने देखी वो है 2.228 एंड एस ई जो कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो है 8.11। तो क्योंकि यहाँ पे 95% प्रेडिक्शन इंटरवल है, तो रिग्रेशन में हम क्योंकि ये देखना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि कौन सा टेल टेस्ट यहाँ पे। अच्छा, वॉच द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ 12 डिफरेंट स्टूडेंट्स वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग द वीकेंड एंड द स्कोर ऑफ ईच स्टूडेंट हु टुक अ टेस्ट द फॉलोइंग मंडे। 95% इंटरवल। सो हमने टू टेल टेस्ट जो है वो देखना है, टू टेल में देखना है। तो टू टेल में आपको y की वैल्यू जो है वो नज़र आ जाएगी 2.228 y के टेबल में। और उसके बाद आप e के फॉर्मूला में जो कि पिछली स्लाइड पे गिवन था उसमें ऐड करेंगे, तो आपके पास जो e की वैल्यू है वो आ जाएगी 8.11। सो दिस 8.11 विच इज़ द स्टैंडर्ड एरर, उसको हमने ऐड किया और माइनस किया है किसमें से? हमारी प्रोडिक्टेड y की वैल्यू से, जो कि यहाँ से हमने कैलकुलेट की थी। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना हो गया? अब हम 95% कॉन्फिडेंस से स्टैटिस्टिकली कि जो a student watches 4 hours of TV over the weekend, the student test grade will be between 69.58 and 85.8, यानी कि 70 से लेके 86 तक उसके मार्क्स आएंगे। So this would be right around 95% of the time. Okay, so this is how you calculate the prediction intervals. And then regression can also be used for multiple variables. Now, here I would like to explain a couple of concepts. Number one, जो रिग्रेशन हमने पढ़ी है वो लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन है। उसके बाद ये रिग्रेशन मॉडल जो हमने स्टडी किया, ये प्रिडिक्ट करता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इम्पैक्ट का एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो इम्पैक्ट है। मतलब ये है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएशन
डिपेंडेंट वेरिएबल में जो वेरिएशन है उसको कितना एक्सप्लेन करती है। अब हम रिग्रेशन मॉडल को मल्टीपल रिग्रेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अलावा। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। यू कैन सी कि हमारे पास इक्वेशन की एक साइड पे y की प्रेडिक्टेड वैल्यूज है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा जिसको हम प्रिडिक्ट कर रहे होंगे, जिसकी वेरिएशन को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मल्टीपल हो सकते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि स्टूडेंट स्कोर्स को हम टेलीविजन के वॉचिंग से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके स्टडी आवर्स या टेलीविजन आवर्स उस पर इम्पैक्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा उसकी फॉर एग्जांपल अंडरग्रेड की डिग्री में क्या जीपीए है, उसकी एफएससी में क्या ग्रेड्स हैं, आखिर उसकी फैमिली में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वो खुद से कितना कॉन्फिडेंट है, उसकी जो आईक्यू है वो कितनी है। ये सारे जो वेरिएबल्स हैं इनको भी एक रिग्रेशन मॉडल में ऐड कर सकते हैं। तो जब हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज करेंगे एक डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो हमारा मॉडल थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगेन वी विल हैव a particular regression coefficient and then plus slope of one line and multiplied with that variable, slope of second line multiplied with that variable and so on. तो हमारे पास मल्टीपल ऐसे वेरिएबल्स जो हैं उनको हम रिग्रेशन इक्वेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट मैथमेटिकली इसको प्रूव करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सॉफ्टवेयर में इसको सिंगल कपल ऑफ क्लिक से जो है वो आप रन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि हम बेसिकली मल्टीपल रिग्रेशन में मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज को यूज करके अपनी प्रेडिक्टेड वैल्यू की फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द फॉलोइंग मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द एनुअल यूएस राइस यील्ड इन पाउंड्स। अब ये एक इक्वेशन दी गई है जिससे ये एस्टिमेट किया जा सकता है कि कितनी राइस यील्ड होगी। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिग्रेशन कोएफिशिएंट है आपके पास 859। इसका मतलब ये है कि अगर कम से कम यील्ड हो, ठीक है, तो वो कितनी की होगी 859। अब ये वो यील्ड है जो कि मतलब कह सकते हैं मिनिमम लेवल आप कह सकते हैं। उसके बाद फैक्टर्स है कि उन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि यील्ड में कितना इंक्रीज आएगा। x1 एक फैक्टर है, x2 एक फैक्टर। तो जितनी जितनी इन फैक्टर्स में इंक्रीज आएगी उतनी ज़्यादा आपकी राइस की यील्ड इंक्रीज करेगी। ये हमें इस इक्वेशन से पता चल रहा है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन होता, ठीक है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो वेरिएबल है इसके इंक्रीज होने से आपकी प्रोडक्शन कम होती। ठीक है, नाउ वो हमें बता रहा है कि x1 इज द नंबर ऑफ एकर्स प्लांटेड। तो x1 यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एकर्स प्लांटेड। जितने ज़्यादा एकर्स ऑफ लैंड विल बी प्लांटेड फॉर यील्ड ऑफ राइस, उतना ज़्यादा राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इंक्रीज करेगी। एंड देन x2 इज द नंबर ऑफ एकर्स हार्वेस्टेड। अब वो प्लांटेड हो के उसके बाद हार्वेस्ट कितने होते हैं वो आपके पास x2 है। ठीक है, तो ये इनके इनके कोएफिशिएंट्स या इनके स्लोप्स हैं इन दोनों वेरिएबल्स के। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे एक्सप्लेन ये किया जाएगा कि y की वैल्यू में इजाफा होगा अगर 1 एकड़ आपने जो है फॉर एग्जांपल काश्त किया और उसके बाद हार्वेस्ट भी 1 एकड़ ही किया, तो इसके बाद 859 प्लस 5.76 प्लस 3.82 यील्ड होगी आपकी। अगर हमारे पास x1 और x2 की वैल्यूज आ जाए कि टोटल कितने एकर्स आपने प्लांट किया और कितना हार्वेस्ट किया, तो हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि टोटल यील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें हम दो मुख्तलिफ जो हैं वेरिएशंस प्रिडिक्ट की गई हैं कि अगर हम इतने एरिया को प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इतना हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या टोटल यील्ड आएगी। तो यहाँ पे कम क्योंकि आपकी प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे आपके पास यील्ड जो है वो 27,112.56 पाउंड्स है। वेयर एज यहाँ पे आपके पास ज़्यादा एरिया होने की वजह से हार्वेस्टिंग ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से यील्ड भी ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिग्रेशन के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगेन देयर इज मल्टीपल रिग्रेशन, there is panel data regression, there is logistics regression. There are a lot of types of regressions, but the basic concepts that we used and learned in this chapter, they are used over there. So if in future you encounter such kind of a concept which is related to regression, it would be a lot easier for you to understand. Here in this chapter, what is required, number one,
you should be able to calculate the correlation between two variables, x and y. So bivariant correlation, which is called the Pearson's correlation coefficient, ठीक है. आगे चल के हम स्पेयरमैन कोरिलेशन भी देखेंगे जो कि हमारी नॉन पैरामेट्रिक कोरिलेशन है, ऑर्डिनल डेटा या नॉमिनल डेटा के दरमियान होती है. लेकिन ये जो थी, ये कॉन्टिन्यूस या इंटरवल डेटा जो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा है उसके दरमियान कोरिलेशन होती है, ये कैलकुलेट करनी आनी चाहिए. उसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस. रिग्रेशन मतलब कि एक्स वेरिएबल का इम्पैक्ट वाई वेरिएबल पे, वाई वेरिएबल की एस्टिमेटेड वैल्यूज कैलकुलेट आपको करनी आनी चाहिए. उसके बाद आर स्क्वायर, which is basically the value of the explained variation in the model and divided by total variation. That needs to be understood by you, and you need to calculate that. And then the standard deviation in the predicted values of the regression model, that actually become the basis of prediction intervals in regression analysis. ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है. तो इन कॉन्सेप्ट्स को आपने ठीक तरीके से जो है अंडरस्टैंड करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है. थैंक यू.